अगर राम सोलंकी राजनीति में नहीं होते तो कहाँ होते? युवा अगर ठान ले तो मुश्किल नहीं है। ने आपको इस संगठन को बनाने की क्या जरूरत आन पड़ी, क्यों? बेस्ट सीएम के पद पे रहे हैं उनके। नमस्कार, मैं बनवारी कटारिया लोकल अड्डा में आपका स्वागत है। आज हमसे बात करने के लिए मौजूद है ऐसे मेहमान जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है DAVS के अध्यक्ष राम सोलंकी जी। सर, स्वागत है हमारे चैनल में। आप बहुत बहुत धन्यवाद और आपको शुभकामनाएं आपके चैनल के लिए। सर, जो है आपका एक संगठन चलता है DAVS, आपने इस सफ़र की शुरुआत कैसे करी? देखिए, जब हम यहाँ पर 12th करके उज्जैन में पढ़ने आए, कॉलेज में एडमिशन लिया। कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद छात्रवृत्ति की प्रक्रिया होती है, आवास योजना फॉर्म भरने की प्रक्रिया होती है। तो इसी प्रक्रिया में हमने भी कोशिश की। तो प्रथम वर्ष हम खुद छात्रवृत्ति का फॉर्म नहीं भर पाए थे, स्कॉलरशिप आवास योजना का फॉर्म नहीं भर पाए थे, क्योंकि उस समय दस्तावेज ही इतने मांगे जा रहे थे छात्रों से। खसरा नकल, मम्मी पापा का आधार कार्ड, मकान मालिक का आधार कार्ड, सारी ऐसी चीज़ें मांगी जा रही थी जो छात्र जानबूझकर मतलब कोशिश करे फिर भी वो पूर्ति नहीं कर पा रहा था। तो फिर हमने कोशिश करी कि हम भी करें, पर ना तो हमें खसला नकल मिल रही थी, ना ही मकान मालिक अपने डॉक्यूमेंट दे रहे थे, ना रजिस्ट्री दे रहे थे, ना बिल दे रहे थे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो नहीं हो पा रही थी। तो हमने फिर छात्रों से बात की और सबसे बड़ी समस्या उस समय ये थी कि मैक्सिमम अभी जो गवर्नमेंट का आदेश था कि आवास योजना के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 24,000 रुपये दिया जाए जिले लेवल पर, और तहसील लेवल पे 12,000 रुपये। तो उस समय छात्रों को मैक्सिमम 12,000 रुपये दिए जा रहे थे 24 की जगह, और मिनिमम 3,000, 4,000, 5,000 ऐसे आवास योजना के पैसे दिए जा रहे थे। बाकी कहाँ जा रहा था वो, उसके लिए हमने सर्च भी किया। तो फिर हम छात्रों से बात किए, 3-4 छात्रों ने मिले हम लोग, हम DO ऑफिस भी गए, वहाँ पर सबसे बातचीत किया और इसके निकाल के लिए फिर लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। 3-4 लोगों से शुरुआत की हम लोग, धरने पर बैठे DO ऑफिस में, फिर कलेक्ट्रेट गए, वहाँ पर बातचीत की। फिर हमने खसरा नकल का जो बहुत सारी चीज़ें 2017 में फिर एक नया नियम आया। तो नियम में जो जितने भी जो, क्योंकि उस समय पूरा एक बंडल बन जाता था डॉक्यूमेंट का, तो फिर एक नया नियम आया और नियम में फिर बहुत सारी जो आवश्यक चीज़ें थी वही आवास योजना में मांगी जा रही है। तो यहाँ से हमारी शुरुआत हुई। शुरुआत के बाद फिर हमने देखा कि नहीं यार, क्यों नहीं, ऐसे तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। और ये समस्या सिर्फ एक ही कॉलेज की नहीं है, क्योंकि हम तो माधव साइंस कॉलेज में पढ़ते थे और वहाँ की समस्या नहीं है, ये समस्या तो पूरे प्रदेश की है, हर महाविद्यालय की है। तो हम लोगों ने फिर 2-3 लोग मिले, हम लोग शुरुआत किया, 2-3 दिन धरने पे बैठे थे। उसके बाद फिर हमने सोचा कि नहीं, क्यों नहीं यार, एक ऐसा संगठन भी हमारा होना चाहिए जो छात्रों की बात करे, छात्रों के हक की बात करे, जो छात्रों के जो मुद्दे हैं, जो शिक्षा है उनकी बात करे। तो फिर हम लोगों ने चर्चा की और फिर हम लोगों ने एक छात्र संगठन बनाया। क्योंकि हमने पहले सर्च भी किया, ऐसा नहीं कि हमने डायरेक्ट बना लिया, हमने पहले देखा पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे भारत में देखा कि हमारा कोई छात्र संगठन हो जो छात्रों की आवाज़ उठाता हो तो हम वहीं जुड़ जाए, पर हमें ऐसा कोई छात्र संगठन मिला नहीं। तो फिर हम मजबूरन हमें एक छात्र संगठन बनाना पड़ा। उसके माध्यम से हम छात्रों की आवाज़ को उठाते रहे, काफ़ी लड़ाई लड़ी। और आज प्रदेश में आप लोग देखेंगे, अन्य राज्यों में भी आप देखेंगे कि क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर विद्यार्थी संगठन और भी राज्यों में चलता है और मध्य प्रदेश के काफ़ी जिलों में काम कर रहा है। तो वहाँ आप देखेंगे कि बहुत अभी विद्यार्थी बिल्कुल फ्री माइंड होकर शिक्षा ग्रहण कर रहा है और छात्रवृत्ति बराबर इनको मिल रही है, आवास योजना भी इनको बराबर मिल रही है। कोई समस्या नहीं आ रही, बस समस्या है सिस्टम की है, बेरोजगारी की है। तो उसके लिए भी हमारा संगठन लड़ रहा है। NSUI ABVP के होते हुए आपको इस संगठन को बनाने की क्या जरूरत आन पड़ी? अगर ये दोनों एक्टिव होते हैं, ये समाज की लड़ाई लड़ते, छात्रों की लड़ाई लड़ते, तो हम बनाते ही नहीं। आप देखिए, कभी NSUI ABVP ने कभी छात्रों की मांग को उठाया हो, कभी छात्रों की आवास योजना के लिए वो लड़े हों, कभी छात्रवृत्ति के लिए धरना दिया हो। आप मुझे नहीं लगता, मैंने बहुत सर्च किया, कभी भी ये लोग मुद्दे की राजनीति नहीं करते हैं और इसलिए हम लोगों ने संगठन बनाया। आपका एक वीडियो वायरल हुआ है, कल हम देख रहे थे, जिसमें आप जो है माधव साइंस कॉलेज का भी नाम ले रहे थे। उस CM जो पढ़ के निकले हैं वहाँ से, वहाँ पर जो है बाबा साहब पर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी करी किसी ने। तो इस पर NSUI ABVP इस तरह के संगठनों ने जो है इसका विरोध नहीं किया है। देखिए, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, ये लोग सिर्फ राजनीति करते हैं, मुद्दों की नहीं। और आप देखेंगे बाबा साहब पे यही नहीं है, कई जगह आपत्तिजनक टिप्पणियाँ होती है, गलत बोले जाते हैं, और कई जो ST/SC OBC के छात्र, इनका शोषण भी होता है। कहीं भी ABVP NSI सामने नहीं आती है। कल की घटना आप देख लीजिए, बाबा साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई,
माधव साइंस कॉलेज जहाँ पर मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी पढ़कर निकले हैं, उनका कार्यकाल रहा है, वो अध्यक्ष पद पर रहे हैं, उस महाविद्यालय में इस प्रकार की घटना हो रही है और वही एबीवीपी से बिलोंग करते थे। आज उनका संगठन कहाँ है, उन्होंने तो किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। तो इस प्रकार से अगर ऐसा होता है तो फिर क्या है कि जो एक हित की बात करने के लिए हम लोगों को सामने आना पड़ता है। तो प्रेरणा कहाँ से लेते हैं आप? आइडियल कौन है आपका? देखिए, सबसे बड़े आइडियल तो हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं, हमारे सारे महापुरुष हैं। और रही बात की बहुजन राजनीति, सिर्फ एक टैग है, हम सबके लिए काम करते हैं, क्योंकि हम जब छात्र राजनीति में आए तो हम लोगों ने सबके लिए आवाज़ उठाई। आज देखेंगे आप पूरे मध्य प्रदेश में, शायद किसी को पता हो नहीं हो, पर गांव की बेटी, प्रतिभा किरण, मेधावी, संभल, करीबन 13 प्रकार की छात्रवृत्ति जो है वो मिलती हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे संगठन की बदौलत है कि हमने सबके लिए आवाज़ उठाई और सबके लिए हम लोग लड़ते हैं। आज संभल है, मेधावी है, गांव की बेटी है, हर वर्ग का विद्यार्थी इसका लाभ लेता है। तो इसलिए हम लोग संघर्ष करके इसको आगे बढ़ावा दिया। आपने अभी कुछ देर पहले आपने कहा कि बहुजनों का संगठन नहीं था छात्र संगठन जी। तो भीम आर्मी का भी एक संगठन चलता है, छात्र संगठन, BASF, भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन। तो आपने उसको क्यों ज्वाइन नहीं किया? देखिए, अगर उस समय होता तो स्वाभाविक सी बात हम ज्वाइन करते, पर जब हमने बनाया 2018 में, और अभी जो आप जिस बात कर रहे हैं भीम आर्मी जो BSF की, वो छात्र संगठन पिछले वर्ष से आया है, तो हम उसको कैसे ज्वाइन करते हैं? अच्छा, भीम आर्मी वाले अप्रोच करते हैं आपको कि आप हमारे संगठन में आइए और मिल के काम करते हैं, ऐसी कोई बात होती है आपकी? भीम आर्मी या बसपा, बहुत सारे संगठन चलते हैं, बहुजन संगठन, तो इन लोगों से बात होती है कि आप क्यों ना मिल के काम करें, आप अलग चल रहे हो, काम तो एक ही करना है? जी, बहुत सारी जगह हर पार्टी से आया है ऐसा, पर क्या एक विचारधारा का जो काम होता है, क्योंकि हम लोग एक युवा हैं, युवा छात्र हैं, हमारा काम करने का तरीका अलग है, उनके काम करने का तरीका अलग है। हम तो चाहेंगे कि सब साथ में आकर काम करें, पर जो हमारी मांग होती है, जो हमारे संगठन के नियम होते हैं, उनके शायद वो खरे नहीं उतरते, इसलिए नहीं हो पाया। अच्छा, कभी कॉल नहीं आया किसी का कि यार आ जाओ, आप तो संगठन में ही करते हैं साथ में, आप अलग अलग क्यों चल रहे हैं? नहीं, ऐसे कैसे मिशन बढ़ेगा आगे? नहीं, अलग नहीं चल रहे, हम सबके साथ चल रहे हैं। आप देखेंगे हम जहाँ भी जाते हैं सबके साथ काम करते हैं, और हमने तो कोशिश की है कि हम सब साथ में मिलकर काम करें। हमने तो भीम आर्मी के छात्र संगठन को भी बोला है कि हमारे साथ आइए काम करिए, हम अगर नहीं है तो हम भी आपके साथ मिलकर काम करते हैं, पर ऐसा संभव नहीं, कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं, और ऐसा भी है कि अगर हम उधर गए तो उन लोगों की राजनीति खत्म हो सकती है, इसलिए चाहा ही नहीं है किसी ने। और दूसरा बात, हम तो शुरू से ही, एक और हमारी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, वो उधर भी हम चाहते हैं कि वहाँ भी एक छात्र संगठन हो, क्योंकि एक मूल लड़ाई है, एक जो युवाओं का जो भविष्य है, जो युवाओं का जो भविष्य निर्माण होता है, वो कहीं ना कहीं सिर्फ यहाँ से होता है। आज देखिए पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में सारे नेता जितने भी हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, जितने भी सब राजनीति से निकले हैं, छात्र राजनीति से निकले हैं। तो ये चीज़ होना चाहिए और पार्टी का छात्र संगठन होना चाहिए। आप मुख्यमंत्री मोहन यादव के गृह जिले में जो है राजनीति करते हैं, कभी दबाव का और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा कि आप ये आंदोलन मत करो, ये आवाज मत उठाओ? जी जरूर, क्योंकि गृह जिला है और यहाँ पर प्रशासन भी बहुत एक्टिव होता है, तो काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी बार ऐसा हुआ है जब हम आंदोलन करते थे तो हमें आंदोलन के 2-3 घंटे पहले डिटेन कर लिया जाता था, और बहुत बार ऐसा हुआ हमें घर यहाँ हमारे कार्यालय से उठाया गया, हमें बहुत बार डिटेन किया गया है। और सबसे बड़ा मुसीबत का सामना मुझे तब करना पड़ा था जब बाबा साहब की प्रतिमा उज्जैन में तोड़ी गई थी, और उसको लगवाने के लिए करीबन 6 महीने संघर्ष करना पड़ा। और उसके बाद जब प्रतिमा का अनावरण हुआ तो उस दिन मुझे करीबन 6 से 7 घंटा डिटेन किया गया। मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ ले जाया गया। इस तरीके से 4-5 थाने की पुलिस, बहुत बड़ी गाड़ी, और ऐसे उठा के ले गए जैसे बहुत बड़ा आतंकवादी हूँ, तो ऐसे उठाकर ले गए। वो समय मेरे लिए बहुत कठिन था और बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा, ना पानी, ना बस से उतरा देना, मतलब बहुत मुश्किल दौर था उस समय का। अच्छा, अभी अंबेडकर प्रतिमा विवाद चल रहा है ग्वालियर हाई कोर्ट का। अभी भीम आर्मी के जो दामोदर यादव हैं, उनने भी जो है संकल्प यात्रा निकाली थी, उनको दतिया में रोक दिया गया। तो बाबा साहब ने तो ये कहा था कि मुझे पढ़ने की जरूरत है, पूजने की नहीं। तो आप लोग क्या है, इस प्रकार की जो राजनीति करते हैं लोग, इनके बारे में क्या कहेंगे?
देखिए, ये कोई राजनीति नहीं है। बाबा साहब हमारे स्वाभिमान है, मान सम्मान है। और बाबा, ये सच बात है कि बाबा साहब ने कहा था हमें पढ़ना चाहिए, और युवा पढ़ भी रहा है, पढ़कर ये सब चीज कर रहा है। अगर हमारा आदर्श है और हमारे आदर्श की अगर जो संस्था, जो कोर्ट है, वो उनके कानून से चलती है, और अगर उनकी वहाँ प्रतिमा लग जाएगी, क्या ही दिक्कत है? मुझे नहीं लगता वो गलत काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। मायावती, ममता बनर्जी और सोनिया गांधी, इनमें से किसी एक को चुनना पड़े तो किसको चुनोगे? स्वाभाविक सी बात है, मायावती। क्यों? बेस्ट सीएम के पद पे रहे हैं, उनके कार्यकाल बहुत प्यारा रहा है, और आप वहाँ पर देखिए यूपी में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और कानून व्यवस्था बहुत प्यारी रही। अभी तक का बेस्ट पीएम कौन है? बेस्ट पीएम तो बहुत हैं, बट मैं अगर बोलना चाहूँगा तो सबसे बेस्ट पीएम वीपी सिंह को बोलना चाहूँगा। लोग कहते हैं राम सोलंकी तो हवाबाज जो है नेता है, रीलबाज है, रील बनाने के लिए जाते हैं, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, आप देखेंगे हमारा जो काम करने का, लोग काम है कहने का, कुछ भी कहते हैं, पर आप देखेंगे हमारा जो रील वगैरह है वो कभी भी ऐसे कुछ नहीं है। जो मुद्दे हैं, मुद्दों से जुड़ी हुई है। आप पे आरोप भी लगते हैं कि यार राम सोलंकी जो है ग्राउंड पे काम नहीं करते, रीलबाज क्यों, रीलबाज कहते हैं एक तरह से। नहीं, ये गलत है। लोग, मैं फिर बोल रहा हूँ, लोगों का काम है कहना, वो हमारा काम देखे ना। हम कभी हमेशा ग्राउंड पे काम करते हैं, हम हमेशा मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं। बताइए, हम कभी हवा वाला काम किया हो? हमने हमेशा छात्रवृत्ति के लिए, आवास योजना के लिए, छात्रों की जो प्रमुख मांगे हैं, चाहे रोजगार हो, सबके लिए काम किया हम लोगों ने। अच्छा, कभी राम सोलंकी को ऑफर आ जाए कि टिकट ले लो विधायक का और बीजेपी में आ जाओ, तो कभी जाओगे बीजेपी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम समाज के नेता हैं, समाज की बात करेंगे। समाज अगर ऐसा आदेश करेगी कि समाज अगर भेजेगी पार्लियामेंट में, तो हम जरूर जाएंगे। कांग्रेस बीजेपी में से चुनना पड़े तो किसको चुनोगे? दोनों में। भीम आर्मी और बसपा में से किसको चुनोगे आप? अगर आज के दौर में देखा जाए तो जो ताकतवर है उसको ही हम चुनेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है, बहुजन समाज पार्टी। अभी चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है एएसपी का भी जन आधार बढ़ रहा है। अभी जो है, अभी वो सांसद भी बने हैं, लड़ते रहते हैं, संसद में भी भिड़ते रहते हैं, आवाज उठाते रहते हैं। तो अभी वर्तमान में तो कहीं ना कहीं एएसपी चल रही है, इस पर क्या कहें? जी, बहुत अच्छी बात है और शुभकामनाएं उसके लिए। पर जब तक पार्टी में गलत लोग हैं, जो पार्टी को गलत दिशा में ले जा रहे हैं, पार्टी को बदनाम करने का काम किया, जब तक वो पार्टी में रहे तब तक अच्छे लोग कहाँ आएंगे? तो मुझे नहीं लगता कि मुझे उसमें जाना चाहिए जब तक गलत लोग हैं। अच्छा, रैपिड फायर में हम पूछेंगे आपसे, आपको एक शब्द में जवाब देना है, ठीक है? सबसे बेस्ट सांसद वर्तमान का? चंद्रशेखर आजाद। वर्तमान का सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री? कोई नहीं। क्यों? कोई ऐसा काम कर ही नहीं रहा है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो भी मुख्यमंत्री आए हैं वो ओबीसी वर्ग से आए हैं, और ओबीसी के किसी भी मुख्यमंत्री ने आज दिन तक ना तो कोई 27% आरक्षण, पूरा आरक्षण लागू किया है, न ही ओबीसी वर्ग के लिए कोई ऐसा काम किया है। मध्य प्रदेश का बेस्ट नेता? कोई नहीं। बहुजन नेता मध्य प्रदेश का बेस्ट? कोशिश करेंगे कि हम बने। मतलब वर्तमान में नहीं है अभी तक? नहीं है। देखिए आप कहाँ हैं। बीजेपी में आप किसको अच्छा नेता मानते हैं? मुझे तो कहीं से कहीं तक नहीं दिखता कि कोई ऐसा नेता होगा। कांग्रेस में? दोनों ही एक ही हैं, एक सांपनाथ एक नागनाथ है। कभी समाज का भला नहीं किया, कभी राष्ट्र हित में अच्छा कोई काम नहीं किया, तो नहीं, मुझे नहीं लगता कोई है। आजाद समाज पार्टी और बसपा में किनको चुनोगे आप? मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर समय देखेंगे, समय क्या कहता है, जो हमारे लिए उचित होगी उसको हम ज्वाइन करेंगे। तो बहन जी का कहना है कि जो है हमारे लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन में आने की ज़रूरत है। छात्रों को जो है पढ़ने की ज़रूरत होती है, ना कि राजनीति करने की। बहन जी तो छात्र राजनीति के खिलाफ है, तो आप ने छात्र राजनीति के लिए एक संगठन बना लिया। नहीं, देखिए क्या है, वो खिलाफ नहीं है, वो चाहती है करें, पर उनका ऐसा कहना है कि छात्र पहले पढ़ ले। आज अगर हम पढ़े लिखे नहीं होते तो क्या आपके सामने बोल पाते हैं? हम पढ़े नहीं, पहले शिक्षा पूरी करें। ऐसा नहीं, बहन जी कहना है कि ऐसा नहीं कि छात्र 5th क्लास से आ जाए, 8th क्लास से आ जाए, 12th से आ जाए, पहले शिक्षा पूरी ग्रहण करें। शिक्षा, आज हम हैं पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उसके बाद छात्र राजनीति कर रहे हैं। ऐसा नहीं, पूरी शिक्षा ग्रहण करें, उसके बाद अगर लगता है कि आप आ रहे हैं, आप कर सकते हैं, तो आप करें। अगर राम सोलंकी को किसी पार्टी में जाना पड़ा भविष्य में, तो किस पार्टी में जाएंगे? राजनीतिक प्लेटफॉर्म क्या रहेगा आपका?
देखिए, आपका कठिन सवाल है। अगर हमारे समाज में एक पार्टी होती तो मैं तुरंत बोल देता, पर अगर ऐसा दौर आया तो हम स्वाभाविक सी बात है कि हम पूरा निष्कर्ष निकालेंगे और कौन समाज हित में काम कर रहा है, जो उचित होगा उस समय हम ज्वाइन करेंगे। नहीं, अभी के जो युवा है वो चंद्रशेखर आज़ाद को आइडियल मानते हैं, काफ़ी फैन फॉलोइंग है उनकी, सांसद भी बन गए, पार्टी का विस्तार हो रहा है, आगे बढ़ रहे। तो आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि हमें आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन करना चाहिए? जी बिल्कुल, भरोसा भी था, उम्मीद भी थी और कोशिश भी हम कर रहे थे। परंतु आप देखिए ना, पिछले चुनाव में क्या हुआ। पूरे युवाओं का जोश था, पूरे समाज को भरोसा था कि एक नई उम्मीद आई है, एक नई किरण आई है और एक समाज को एक वाकई में एक नया चेहरा मिला है जो कांसीराम साहब के पद चिन्हों पे चल रहा है। तो फिर आप सबको अच्छा भरोसा था, पर देखो अब चुनाव में फिर कुछ लोगों ने भरोसा तोड़ दिया, तो फिर वहाँ से उम्मीदें खत्म हो गई। आज के समय में छात्रों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? छात्रों की सबसे बड़ी समस्या शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, बेरोजगारी है। अगर राम सोलंकी राजनीति में नहीं होते तो कहाँ होते? बहुत प्यारा सवाल है। मेरा बचपन से एक्टिंग का बहुत शौक था और अगर मैं यहाँ नहीं होता तो कहीं फिल्म इंडस्ट्री वगैरह में आज होता है। युवाओं के लिए कोई संदेश? युवा अगर ठान ले तो मुश्किल नहीं है, सिस्टम को बदलने में देर नहीं लगती। शिक्षा को लेकर क्या कहेंगे? शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो युवा अपने भविष्य निर्माण में इसको उपयोग कर सकता है। बाबा साहब को लेकर कुछ? बाबा साहब को, आज के युवाओं को यही प्रेरणा है, बाबा साहब को पढ़े। अगर अच्छा भविष्य चाहते हैं और अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो बाबा साहब को पढ़े। राजनीति को लेकर देखिए, बाबा साहब और कांसीराम साहब की अगर हम बात करें तो कांसीराम साहब का भी सपना था। कांसीराम साहब भी चाहते थे कि मैं मेरे समाज को एक राजनीति का मदद चखाऊं और हम लोग भी राजनीति में आना जरूर चाहेंगे। आप राजनीति को कैसे देखते हैं? राजनीति गंदी नहीं है, राजनीति बंदी बनाया गया है। मैं चाहूँगा कि युवा वर्ग भी राजनीति में आए, छात्र वर्ग भी राजनीति में आए और राजनीति से ही देश का सही निर्माण हो सकता है। तो युवा साथी राजनीति से जुड़े। तो ये थे हमारे साथ DAVS के अध्यक्ष राम सोलंकी जी, जिनसे हमने शिक्षा, रोजगार और छात्रों के मुद्दों पर बात करी और काफ़ी अच्छी बातचीत हुई। सोलंकी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे, क्योंकि आप लोग ने समय निकाला और इंटरव्यू लिया, और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी से यही चाहेंगे कि चैनल से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बने रहिए लोकल अड्डा के साथ, हम आपके लिए लेकर आएंगे युवा, राजनीति, शिक्षा, बेरोजगारी की खबरें। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, ताकि आपको अगली खबरों के नोटिफिकेशन मिल सके। बने रहिए लोकल अड्डा के साथ।